नमस्कार, उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के डॉक्टर कंचन और आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के बारे में और दून विश्वविद्यालय में आयोजित डॉक्टर आर.एस. तोलिया स्टेट लेवल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डिबेट कंपटीशन 2025 की झलकियों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, भारतीय संविधान देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और उसे अन्य लोगों के साथ साझा करने का अधिकार है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। सूचना का अधिकार भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों को मजबूत करने और उनके नागरिक केंद्रित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक स्तर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 लागू किया। और आइए अब देखते हैं glimpses of Dr. R.S. Toliya State Level Right to Information Act Debate Competition 2025 की झलकियां। आदरणीय अतिथिगण, निर्णायक मंडल, मेरे साथी वक्ता और यहाँ उपस्थित श्रोतागण, आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं एक ऐसे कानून के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसने आम आदमी की झुकी पीठ को सीधा किया, जिसने गरीब की आवाज को ताकत दी और जिसने भ्रष्टाचार के अंधेरे में आशा की किरण जगाई। जी हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे आप आरटीआई एक्ट के नाम से जानते हैं। दूर गांव में जब किसी माँ का बच्चा भूखा सोता है और वह सवाल पूछती है कि सरकार की राशन योजना का अनाज उस तक क्यों नहीं आया, तो उसका जवाब बनता है ये अधिनियम। राशन वितरण घोटाला, जब किसी शहीद की विधवा घर से बेघर हो जाती है तो उसका आसरा बनता है ये अधिनियम। आदर्श हाउसिंग घोटाला, जब किसी मजदूर का मुआवजा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है तो उसकी हक की लड़ाई लड़ने का सहारा बनता है ये अधिनियम। मनरेगा घोटाला, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आरटीआई ना होती तो उस माँ का, उस विधवा का और उस गरीब मजदूर का क्या होता। वह आवाज होते हुए भी गूंगे रह जाते। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे, अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो धरातल पर मात्र 15 पैसे पहुँचते थे। वो 85 पैसे भ्रष्टाचार की धूल में कहीं खो जाते थे। August Assembly. The price of greatness is responsibility, but we have neither chosen transparency nor greatness. I oppose this motion because facts don't lie even when government do. RTI has, after years, has failed to deliver efficiency. It has delivered bureaucratic quicksand. It hasn't delivered accountability. It has delivered danger for those enough to demand of it. Now, I ask you and all of you that what democracy we have built where the department box commission's order. Now, the PM's fund case perfectly fit into this, that despite the Information Commission directives in 2018, the SBI and PMO deny information with breathtaking impunity. Ladies and gentlemen, my worthy opponent has only one valid point today, and that is
corruption. But now let's take a look at our own Devbhoomi Uttarakhand, where the Chief Information Commissioner, Mrs. Radha Raturi, reprimanded the assembly for bundling the RTI documents. That shows no matter how much corruption we have, the truth always wins. At the end, yes, RTI had its loophole. Yes, its implementation is not always perfect. But I want to ask you all present here, what's even the point of this debate if all we do is just blame the government? 12th पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज केके टावर कारगिल रोड देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर। I come from an India where the country gave the citizens the right to know, but that very system has mastered the art of saying no. I come from an India where Anna Hazare fought for clean governance, but that very system existed to protect its dominance. I come from an India where my opposition claims RTI to be the citizen's voice. I call it a whisper in the storm, delayed, ignored and crushed by choice. A very good afternoon to the August gathering. This is Code 15 speaking against the motion. जब किसी समाज ने लोकतंत्र को अपनी आस्था के रूप में स्वीकार कर लिया है तो यह स्वाभाविक है कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनकी सरकार क्या कर रही है। 1976 के राजनारायण मामले और 1990 में किसानों और मजदूरों के अपार संघर्ष के फलस्वरूप 12 अक्टूबर सन 2005 को अंग्रेजों की गोपनीयता की परंपरा को समाप्त कर भारत को मिलता है देश का सबसे सशक्त कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सर्व अधिकार का आधार जो भारतीय नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार के प्राधिकरण से सार्वजनिक सूचना को प्राप्त करने की शक्ति देता है। सूचना का यह अधिकार देश में विधायक, सांसद और एक आम नागरिक के भेद को सीमित करके नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। कक्षा में अध्यापक छात्रों को एक पाठ पढ़ाता है और कहता है कि बच्चों इसे याद कर लेना। प्रश्न ये है कि वो पाठ क्या सभी छात्रों के समझ में आता है? नहीं। इसी प्रकार एक सूचना के अधिकार को एक कानून रूप में बदल देकर ये कहना कि इससे सरकारी विभागों की प्रशासनिक दक्षता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि होगी, ये गलत नहीं है। क्योंकि यदि इस धारा ने अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति की होती तो आज भ्रष्टाचार सरकारी विभागों की एक प्रमुख समस्या नहीं होती। यदि इस धारा से सरकारी विभागों की प्रशासनिक दक्षता एवं जवाबदेहिता बढ़ती हुई होती तो वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण नहीं किया जाता। और यदि इस धारा के लागू होने से सरकारी विभागों की प्रशासनिक दक्षता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि हुई होती तो आज यह विषय वाद विवाद का मुद्दा नहीं बनता। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन, और ये विचार तो मन की एक लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी अति आवश्यक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हमारे नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों को ही अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो ये केवल अधिकार ही नहीं अपितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। आज हमारे भारत के पत्रकारों ने अपनी कलम की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया। जहां एक युवा पूछ भी नहीं सकता था कि आखिर मेरी सड़क, गांव की सड़क का पैसा गया तो कहां गया। जहां जनता पहले गिड़गिड़ाया करती थी, आज वो जनता सर उठा के पूछती है कि अगर राशन नहीं आया तो आरटीआई से पूछो किसके गोदाम में अटका है। अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो आरटीआई से पूछो किसके खाते में अटकी है। एक के बाद एक सारे घोटालों का सर आज हर एक युवा, हर एक नेता, हर एक सरकार जानती है। या चाहे मुद्दा गरीब घर के राशन का हो या to improve accountability, to improve efficiency, but as they say, everything in the world degrades with time. The shine of the metals, energy of the youth,
and even the credibility of the powerful institutions. So how can a man-made law can be any exception, my dear friends? In India, answers don't come by knocking the doors, but answers come by filling up an RTI form and then waiting and waiting and waiting. Sometimes answers don't arrive. The people often dies waiting for RTI answers, my dear friend. RTI may look very powerful on paper. इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी 6 दिसंबर 2012 द हिंदू अखबार के एक लेख की ओर, जिसपे मात्र कक्षा 8वीं का छात्र SK सचिव ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सड़क निर्माण घोटाले का पर्दाफाश किया। महोदय, प्रश्न किया आपने माता पिता द्वारा चयनित सरकार से, सिर्फ प्रश्न ही नहीं किया अपितु उत्तर मांगा, जवाबदेही मांगी। Don't let language barriers hold you back. Join us and speak with confidence. Unlock your potentials and enhance your communication skills with our dynamic English-speaking courses at Ebullient English International Institute, Dehradun. Our expert instructors are committed to help you gain confidence and fluency in English, whether you're a beginner or looking to refine your skills. Join us today and embark on a journey towards effective communication and personal growth. Contact us now to enroll at Ebullient English International Institute. The details are mentioned here. कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मेरी अभिव्यक्ति को जो सूचना से सशक्त करता हो, मैं उसके विपक्ष में कैसे खड़ी हो सकती हूँ। महोदय, आज सुबह से मैं सदन में सुन रही थी, मेरी विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा था कि ये सरकार पर बोझ से कम नहीं है। तो महोदय, आज इस सदन पटल से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि अगर मेरा सूचना मांगना, मेरा प्रश्न करना, लोकतंत्र पे मेरा सरकार पर उंगली उठाना बोझ है, तो आप मुझे बोझ ही मान सकते हैं, आप RTI को बोझ मान सकते हैं। आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज या तो मेरा विपक्षी साथी सच में विषय से अपरिचित है, या गांधारी के समान अपनी आंखों में पट्टी बांधना उचित समझता है। Greetings to the Honorary House, and along with greetings, a very important question. What is the meaning of a democracy, or what is the exact meaning of ideal democracy? Merely the right to elect or the right to be elected, or ensuring transparency and accountability even when the leaders are elected into the constitutional positions? I'm sure this august House will agree on the culmination of both. And in order to ensure accountability and transparency, RTI was introduced. A tool that promised cleaner governance, cleaner transparency, transparent governance, and even citizen empowerment. But honorable jury members, nearly 2 decades later, the reality is far more into the grave. Government departments continue to run with bureaucratic inertia. Departments are understaffed, personnel untrained, lacking digitalization. And yet we are saying RTI would bridge the gap of transparency. Ladies and gentlemen, when I talk about RTI should have been considered a responsibility. Rather, it has itself become a bottleneck. When I am introduced to RTI and its various cases, I am so moved with the case of a study of 2023 where researchers found out that despite multiple RTI requests, the Ministry of Environment and Forest denied access to environment clearance documents, citing vague reasons of lack of records in the time of digitalization. This is what system failure does to an ideal concept like RTI, ladies and gentlemen. RTI has been a boon for ordinary citizens, but a threat to corrupt politicians, officials, and power brokers who thrive in secrecy. It has exposed many scams ranging from 2G spectrum scam, Commonwealth Games scam, Adarsh Housing Society scam to corruptions at lower levels like in Rajasthan. Now, I would like to respond to some of the points made by my respected opponents. My opponent mentioned that RTI hasn't led to enough punishment. Dear opponent, RTI's job is exposure, not enforcement. That's the job of law enforcement, judiciary, and anti-corruption bodies. Thanks to RTI that these scams were revealed, policies changed, and the culture of impunity was challenged. Blaming RTI for lack of punishment is like blaming a CCTV camera for not stopping a theft. Fears only one thing, question.
and RTI was voice for those questions until the government weakened it. Greetings, ladies and gentlemen. RTI was launched in 2005, which experienced world-level appreciation, exposed many scams from other society scam to 2G scam, from Commonwealth scam to the demonetization corruption. But trust me, this was not the starting of the issue. The issue started when the general public started asking for the assets and liabilities with the government. They started asking for the qualifications of their representatives. They started exposing the big politicians, and then the issue started, because now the political parties thought that this RTI may become hindrance towards our corruption. So not just the central government but the opposition, which generally have no consensus over the foreign policies, come together for the amendment of this bill and given us the Amendment Act 2019. I welcome you all in India, ladies and gentlemen, where it's easy to change the rule but not the political representatives. So for your sake, those who don't understand that what is the impact of this amendment on RTI, so let me give you an example. Imagine being said that water is essential for our living and they're just keeping all that drop locked somewhere. Imagine being said that air is essential for an organism to sustain and then just keeping all that air locked somehow with the technology. Makes no sense, right? This is exactly what government is trying to say. They are saying RTI is itself an independent body, just the salaries and tenures decided by us. How ironic, isn't it? कभी सुना है अंधेरे नगरी चौपट राजा? यही तो हाल था हमारे सरकारी दफ्तरों का। फाइलों में सच छुपा रहता था और भ्रष्टाचार तो अफसरों की मेज पर पलता था। फिर 12 अक्टूबर 2005 तथ्यों की तहों को तोड़कर सत्य को तराशने वाली उस पहल की उत्कृष्टता ही निर्विवाद थी। जी हाँ श्रीमान, मैं बात कर रही हूँ सूचना अधिकार अधिनियम की। सभा की उपस्थिति को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रणाम करते हुए मैं सदन में रखे गए विषय के पक्ष में अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, कभी आपने सोचा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चुप्पी। जब जनता चुप होती है तो सत्ता बेलगाम हो जाती है, और यही चुप्पी आरटीआई ने तोड़ी है। आरटीआई ने आज भारत के नागरिकों को नजर दी, वो शक्ति दी कि वे सरकारी दफ्तरों में देख सके कि उसके नाम पर आखिर हो क्या रहा है। अब जनता पूछ सकती है कि जनाब, मेरे गांव का विद्यालय अब तक अधूरा क्यों है? पूछ सकती है कि आंगनबाड़ी का हिसाब क्या है, और पूछ सकती है कि सड़क का बजट तो आया, लेकिन सड़क कहाँ है? श्रीमान, मेरे विपक्षी साथी तर्क देते हैं कि आरटीआई धीमी है, व्यवधान उत्पन्न करती है और कई कार्यकर्ताओं की जान ले ली। तो इस सदन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से मैं प्रश्न करती हूँ कि क्या यह सत्य नहीं कि वही व्यवस्थाएं अब तक भ्रष्टाचार के मकर जाल में फंसी थी? क्या यह सत्य नहीं कि कार्यकर्ताओं की शहादत इस बात की गवाही है कि यह कानून सत्ता के सीने पर बैठा वो कांटा है जो चुभता है तो दर्द भी होता है और खून भी निकलता है। 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, now I again request you to imagine a short story, but a different one this time. A man used RTI to know that why the very basic need of his society, which were street lights, were not working. After 1 month, he got a reply that your request has been forwarded. After 2 months, he got another reply that we are still looking into your matter. By the time those street lights were fixed, it was election season. Not because of the RTI, because the votes were needed. A very good afternoon to respected honorable panel of chair. Today, I participant is going to present my sum of views against the motion on a very given topic. Ladies and gentlemen, RTI's act main and fundamental basic work is to provide fair justice, block corruption, and to look forward whether the money scheme is investing properly or not. Transparency is the oxygen of democracy, and the Right to Information Act is the channel that supplies it. Without it, governance suffocates under secrecy. With it, administration breeds accountability. Respected judges and my worthy opponents, I rise again in favor of the motion that the Right to Information Act has strengthened efficiency and accountability in government departments. First, RTI is universal in its truest sense. For just 10 rupees, the price of a cup of tea, even a villager with no internet access can demand answers. When the poorest can question the powerful, no department dares to hide. RTI has dragged transparency out of air-conditioned offices and has placed it in the narrow lanes of India's villages. Second, RTI is corruption's worst enemy. The 2G spectrum scam, Adarsh housing scam, the Commonwealth Games scam, all were cracked open, not by auditors or committees, but by citizens wielding RTI. When scams worth thousands of crores are exposed by ordinary people,
the officials learned one thing. Where scams and scandals still thrive in this nation today, can we say that RTI has made our government accountable and efficient? I'd say absolutely not. Jai Hind everyone. Today I here strongly oppose today's motion for the debate. First point that I have to present here is that providing information does not guarantee accountability. Providing information to the public about scams, about corruption, does not guarantee accountability at any cost. Second point that I have here to present is excessive burden. There is an excessive burden on the information commissioners, on the public information officers, and it is clearly visible to all of us with more than 3,20,000 cases pending in the RTI departments and in the government departments as well. As I said earlier that RTI is an illusion, and I say it again that RTI is an illusion. Why? Let me tell you. Shehla Masood, an environmental activist who has been shot dead in front of her house. Can you imagine? Shot dead in front of your house for seeking truth? Shashidhar Mishra, and small vendor from a small village, has exposed the panchayat, and what happened to him? He is killed in front of his wife and his 4 children. Let's talk about some of the major scams of India, like the Vyapam scam and the DMAT scam. After the Vyapam scam being solved, the DMAT scam was solved after 2 years. But when did it start? It started in 1900s and it continued till 2015. What solved it was RTI stepping in and giving in the duplicate candidate names to the list to the court. Dr. Anand Rai, who supported the systems and brought in all the results, lastly said that yes, RTI helped in solving these cases. Let's talk about the accidents and the roads being constructed, which are falsely again accused by the RTI. No, these roads and systems which are being constructed and are not good at all are served as an RTI being in a pro statement, because then the officials are being held against the system who are against it and are doing corruption are lately corrected by the help of RTI applications, which shows that yes, they were wrong somewhere. 2010 में हाईकोर्ट के अंदर किसी याचिकाकर्ता ने हमारे अधिकारी को पूछना चाहा कि उसके वेतन, छुट्टियां और पदोन्नति के बारे में जानना चाहा और सामाजिक करना चाहा, परंतु हमारे हाईकोर्ट ने इसे रोका। कहा इस प्रकार की जानकारी हमारे अधिकारियों के कार्य प्रणाली और प्रशासनिक कार्य को हमेशा रोकने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार की याचिका दायर जब की जाती है। CIC महाराष्ट्र 2015 के अंदर उल-जुलूल और हास्यात्मक, और आप लोग हंस पाओगे किस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। पूछा गया कि एक अधिकारी एक दिन में कितने कप चाय और कॉफी पीता है। हमारे अधिकारी, हमारे प्रशासन के अधिकारी इस प्रकार की बेवकूफी भरा प्रश्न के लिए बैठे हुए हैं। आगे ले चलता हूं आपके लिए, हरियाणा पंजाब में लेके चलता हूं। 2019 के अंदर आप लोग देख लीजिएगा, हमारे माननीय जज न्यायालय, आप सभी लोग जानते हैं हमारे समाज में कितने बड़े पद पर आसीन होते हैं, कितने सामाजिक नागरिक होते हैं, परंतु उनके पारिवारिक जानकारी को सामाजिक करने के लिए याचिका दायर की गई, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। आगे जब ये जानकारी हाईकोर्ट में पहुंची तो बोला गया इस प्रकार के उल-जुलूल और तुच्छ से सवाल पूछे जाते हैं जो कि हमारे न्याय प्रणाली को ठेस पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचता, और हमारे क्षेत्रों में बनी टूटी-फूटी सड़कों पर इतना पैसा खर्च होने के बाद भी हालात क्यों नहीं सुधरते और जनता के टैक्स का पैसा कहां जाता है? इनके जैसे अनेकों प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक कानून दे सकता है, और वो है सूचना के अधिकार का कानून। और सर्वप्रथम RTI ने सरकारी विभागों में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब अधिकारी जानते हैं कि जनता की नज़र उन पर है, जिससे कार्य समय पर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। दूसरा, जवाबदेही, जनता अब सीधे अधिकारियों से सवाल पूछ सकती है कि ये योजना क्यों पूरी नहीं हुई, इस अधिकारी ने पैसा खर्च किया, कितना किया और कहां किया, और इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे भी, क्योंकि अब अधिकारी जनता को जवाब देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि इसमें वित्तीय दंड का भी प्रावधान किया गया।
और साथ ही मैं अपने विपक्षी मित्रों को बताना चाहूंगी कि आरटीआई ने एक नहीं बल्कि कई बार सरकारों द्वारा किए गए घोटालों और भ्रष्टाचार को सामने लाया है। चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, खाद्यान्न हो, मनरेगा हो, शिक्षा और छात्रवृत्ति हो, कोयला ब्लॉक आवंटन हो या विकास से संबंधित हो या वेतन से संबंधित, इन सभी घोटालों को जनता ने ही आरटीआई की सहायता से उजागर किया है। और ये घोटाले और ये तथ्य ही आरटीआई की सरकारी विभागों में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही का प्रमाण है। से और जो भी संस्थानों से यहाँ पे टीम पार्टिसिपेट करने आई है, उनके टीम इंचार्ज और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में 3 बहुत ही एमिनेंट जूरी मेंबर्स हैं। मैडम और मैं बात कर रहे थे कि निर्णय कितना कठिन है। बहुत ही अच्छे सारे स्पीकर थे और वो जो नीर छीर विवेकी निर्णायक गण हैं, वाकई में आप लोगों का काम इस कम से कम डॉक्टर आर.एस. टोलिया स्टेट लेवल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डिबेट में बहुत ही कठिन रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। हर बच्चे ने अपने तरीके से, क्योंकि कई बार कोई डिबेट के टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसमें अगेंस्ट द मोशन क्या बोला जाएगा समझ में नहीं आता। उसके बावजूद भी इस राइट टू इन्फॉर्मेशन का, जिसको हम एक आम आदमी का बहुत ही सशक्त माध्यम मानते हैं, सशक्त हथियार मानते हैं, और प्रशासनिक लेवल पे जितने भी लोग हेड करते हैं अपने सेक्शन को, चाहे यूनिवर्सिटी को, चाहे प्रशासनिक कार्यालय को, उनकी जवाबदेही को आरटीआई सुनिश्चित करता है। ये बात हम सब लोग मानते हैं। उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरीके से जिन बच्चों ने अगेंस्ट द मोशन बोला, फॉर द मोशन तो बहुत ही अच्छा बोला, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो टॉपिक है वो टिल्ट फॉर द मोशन में करता है, उसका अगेंस्ट द मोशन काफ़ी कठिन है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी राय रखी जिन बच्चों ने अगेंस्ट द मोशन इसमें बोला, और जो हमारी डिबेटिंग सोसाइटी है दून विश्वविद्यालय की, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही टेक्निकल तरीके से और बहुत ही ऑब्जेक्टिवली हर बच्चे को, चाहे वो टाइम लिमिट थी या उसका बोलने का स्पेस था, उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन किया। और अब वो धीरे धीरे डिबेटिंग सोसाइटी बहुत ही प्रोफेशनल हो गई। वो एक राष्ट्रीय गौरा देवी वाद विवाद प्रतियोगिता दून विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज की है, और उसमें 3 वर्ष तक हम डिबेट कर चुके हैं। अब इस वर्ष की डिबेट भी होनी बाकी है, उसमें भी ऑल इंडिया लेवल से सारे बच्चे आते हैं। तो उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड आई वॉज रियली थ्रिल्ड, और हमने हर सेंटेंस आपका सुना, और जो कॉन्फिडेंस आज के बच्चों में है दैट इज़ कमेंडेबल। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने फाइनल राउंड में जगह बनाई और जिन्होंने जगह नहीं भी बनाई। मुझे कुछ टीचर मिले तो बहुत दूर दूर से टीम्स यहाँ पे आई हैं, बहुत ही रिमोट से टीम यहाँ पे आई हैं। मैडम बता रही थी, हमारी मुख्य सूचना आयुक्त, कि यही इसका उद्देश्य भी था कि हम इसको देहरादून और उसके आसपास के एरिया में सेंट्रलाइज ना करें, और इसको दूर के जो हमारे महाविद्यालय हैं, जो हमारे संस्थान हैं, वहाँ की भी टीम आए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत दूर से भी हमारे महाविद्यालय के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उन सभी का दून विश्वविद्यालय में स्वागत है, और सूचना आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ग्रेसफुल जो ये मंच है, इतना स्टैंडर्ड का जो ये मंच है, वो हमारे विद्यार्थियों को दिलाया। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि बहुत से लोगों को जब आज वो वापस जाएंगे तो ये डिबेट उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें।
लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, माननीय वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, मेरे सहयोगी सभी सूचना आयुक्तगण, दून यूनिवर्सिटी से डॉक्टर चेतना पोखरियाल जी, RTI वीक जो हम लोग मना रहे हैं उसका प्रारंभ हो गया और इतने अच्छे विदेश से यहाँ पर ये प्रारंभ हुआ है और मैं बहुत आभारी हूँ सुरेखा डंगवाल जी की। VC के रूप में आप हमेशा दून यूनिवर्सिटी में नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करते हैं। हर दिन कोई नया प्रयोग हो रहा है और दून यूनिवर्सिटी इतनी वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी बन के उभरी है आपकी लीडरशिप में, और आपके सभी यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ इतने अच्छे आयोजन के लिए यहाँ पे। और जैसा अभी आपने कहा, विशेष रूप से मेरा स्वागत है उन बच्चों के लिए जो दूर के ज़िलों से आए हैं। कोई पिथौरागढ़ से आए होंगे, चमोली से आए होंगे, उत्तरकाशी से आए होंगे। तो ये जो इन सबको जोड़ के हम लोग चाह रहे थे कि RTI के विषय में जो जागरूकता है वो पूरे प्रदेश में फैले। और क्योंकि अब RTI के 20 वर्ष हो गए हैं तो हम लोगों के लिए ये वर्ष बहुत ही ख़ास है। और डिबेट का टॉपिक भी इतना रोचक था और सभी बच्चों ने इतने अच्छे बिंदु यहाँ पर रखे। मैं तो चाहूँगी कि हम लोग इसका अगर कोई अभिलेखीकरण होता है तो बहुत सारे सुझाव भी हम लोग ले सकते हैं कि RTI को कैसे बेहतर बनाया जाए, और बच्चों के माध्यम से जो सुझाव आए वो निश्चित रूप से RTI को बेहतर बनाने में बहुत कारगर होंगे। क्योंकि कोई भी एक्ट या कोई भी कानून अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर निर्भर करता है। और क्योंकि हमारा भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे सिटीजन्स, हमारे नागरिक सशक्त हो। नागरिक सशक्त होंगे तो आपका लोकतंत्र सफल होगा। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि भारत में 2005 में ये अधिनियम आ गया था और पिछले 20 वर्ष में RTI ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कमियां तो हर कानून में होती हैं। अब जैसा आपका IPC है या BNS है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मर्डर या अपराध बंद हो गए। अपराध अभी भी हो रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना काम कर रहा है। तो जो पारदर्शिता प्रशासन में, सरकार के कार्यों में लानी है, जो जवाबदेही होनी चाहिए एक प्रजातंत्र में, एक लोकतंत्र में, उसको आगे बढ़ाने में RTI बहुत ही एक कारगर टूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मिसयूज़ तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि इसके पॉजिटिव साइड्स क्या हैं और इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में जागरूकता बढ़े। क्योंकि हम लोग जब अपने आंकड़े देखते हैं तो उसमें लगता है कि जो मैदानी ज़िले हैं, 4 ज़िले, वहाँ से ज़्यादा RTI एप्लीकेशन आती हैं और पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों से कम आती हैं। तो वहाँ जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार से कुछ विभागों से संबंधित ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं,
वो इसलिए है क्योंकि कुछ विभाग जनता से ज़्यादा जुड़े हुए हैं या जनता उनके कार्य से ज़्यादा प्रभावित होती है, तो उनकी एप्लीकेशन ज़्यादा आती है। लेकिन हम लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं सरकार के विभागों के साथ। निरंतर हम लोगों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, जिससे हमारे जो PIOs हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स या फर्स्ट अपील अधिकारी, उनको बेहतर इक्विप किया जाए कि वो कैसे जवाब समय से दें और अच्छे जवाब दें, जिससे आयोग तक लोगों को आना ही ना पड़े। आयोग में आना एक एक्सेप्शन होना चाहिए। तो आयोग एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और आप सबका इसमें सहयोग मिलेगा। मुझे पूरी आशा है कि आज जो बच्चे इस डिबेट में जिन्होंने प्रतिभाग किया और जो ऑडियंस में भी रहे, वो एक नई ऊर्जा लेके वापस जाएंगे और RTI के बारे में अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से जागरूकता फैलाएंगे। और मैं पुनः आयोजकों को और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को, हाँ, जजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जजेस के लिए भी कहना चाहूँगी कि आपके का काम बहुत ही कठिन था, क्योंकि डिबेट का लेवल बहुत ही अच्छा था, बहुत हाई लेवल का डिबेट था। लेकिन निश्चित रूप से आप सब विद्वान हैं, आपने अच्छा जजमेंट किया होगा और आप सबको भी बहुत बधाई। और मैं पुनः सभी सम्मानित अतिथियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और विशेष रूप से दून यूनिवर्सिटी की VC मैम और पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Well, good evening, everyone. At the onset, I would really like to thank the RTI Department, Government of Uttarakhand, and of course, Doon University for having me here as one of the judges. Can we all give a huge round of applause for the organizers and the participants, please? I didn't hear that. Thank you. As we all know that Winston Churchill had once said that courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and to listen. And you all people did a fantastic job. Me as a judge, let me tell you, the task was really, really difficult. What I personally want to tell you people that it's not easy to speak in front of those whom you don't know. It's not easy at all to stand here when all the eyes are gazing at you. It's not easy to present on the final day, which you've practiced for maybe n number of days. But let me tell you that you all did a fabulous job today. Of course, you know, there might be a few students who fumbled up, who were not at all, you know, who might have been really good while practicing, but on the final day, like means today, they were not able to perform that well. But it doesn't mean that you people are failures. No, you're not. Because you have been selected by your respective college and university, and today you are here representing your institution. There is nothing better than this, that you have something in you. That is the reason why you all are here. So again, a huge round of applause for each one of you. Personally, I noticed 3 very positive aspects in your debating. Point number 1 was research and content. Many of you supported your arguments with facts, examples, and real-life references. This shows that, yes, you did prepare well. Second was confidence and expression. The way you carried yourself, your voice modulation and clarity reflected your hard work. But let me tell you people that when you are here as a debater, you really need to focus on your pitch variation. You really need to focus on the voice throw, and you also need to really focus on the content which you are delivering. You cannot just come here for 2 minutes and speak anything, you know, or just copy paste from ChatGPT or AI. You need to present your own creativity, and you need to present your debate, your presentation with facts and figures which actually shows your first-hand research. I think that is really, really important. कुछ प्रतिभागियों ने केवल डेफिनेशंस और जनरल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया, और आई थिंक वो ज़्यादा टाइम भी लिया उस चीज़ को लेके. कुछ पॉइंट्स अच्छे रखे, लेकिन शायद टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, तो शायद आपका जो डिबेट था वो कंक्लूड अच्छे से नहीं हो पाया. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, दैट योर स्टार्टिंग एंड योर कंक्लूजन हैज़ टू बी रियली रियली इफेक्टिव. लाइक इन अ रिले रेस, हम सभी ने
स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो रिले रेस में 4 लोग दौड़ते हैं और सबसे पहले वाले ने लीड ले ली, बीच में 2 लोग और लास्ट में, स्पेशली first and the last has to be really super fast. And of course the complete responsibility also rests on the 2 people in between. It's all a team game. कभी हमने देखा कि फॉर में जिन्होंने बोला अगेंस्ट वाले थोड़े होपलेस हो गए, सो एज अ टीम थोड़ा सा आप डीमोरलाइज हो गए. सो लेट मी टेल यू पीपल दैट प्लीज work as a team rather than an individuality. If Indian cricket team feels that मैं ही सबसे ज़्यादा रन बनाऊंगा और टीम स्पिरिट नहीं होगी, तो I think as a team you will lose. So always remember that team spirit should be there. Let me also tell you the do's and the don'ts. Always speak with confidence. Remember, do not know what you people have penned down. So there is no point getting stuck while speaking. हमें नहीं पता आपने क्या लिखा है. So जब भी आप stuck होते हैं, please try to speak from your heart. Don't try to mug up your script, because the moment you start mugging up, of course there will be more chances that you will definitely. So always understand the points and be natural. Just just flow like a river. And of course, one more thing I would just like to add on that don't just memorize the lines, just let it flow. And of course, Abraham Lincoln rightly said, give me 6 hours to chop down a tree and I'll spend the first 4 hours sharpening the axe. So similarly, prepare well, sharpen your arguments and then speak with impact. और एक लाइन में चंद लाइनें कहना चाहूँगी कि शब्दों का हुनर जब तर्क से जुड़ जाए, शब्दों का हुनर जब तर्क से जुड़ जाए तो बहस ज्ञान का उत्सव बन जाए. May you all carry the spirit of debating into every walk of life, and I really want to congratulate each one of you. Nobody is a loser, nobody is a winner, but of course, because it's a competition and there has to be the first, second and the third. But all of you are the winners. Be confident, just learn from your mistakes and shine like stars. Remember one thing, people, that ocean is so deep and the sky is so high. Ocean is so deep and the sky is so high, yet you have to reach the depths to touch the heights of the sky. Thank you so much. Please present here, all the participants, faculty members from various universities and colleges. मेरे लिए ये बड़े ही सौभाग्य है कि मुझे इस डिबेट कंपटीशन को जज करने का अवसर मिला. And half of my life when I was a student, I have always participated in the different kind of debate competitions. और कई बार ऐसा होता है ना, कभी आप स्टेज के इस तरफ और कभी स्टेज के उस तरफ. शुरुआत जहाँ से भी आप करें, अपने आप में आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल बना कर रखें. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहनी है, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर प्रदेशों के महाविद्यालयों से भी यहाँ पर विद्यार्थी प्रतिभागी आए होंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको यहाँ आकर सबसे ज़्यादा सीखने का जो अवसर मिला हो कि हमें दूसरे कैसा बोलते हैं, विचारों की श्रृंखला को कैसे बनाते हैं, और डेटा बेस्ड जब होता है तो हमारी वाणी, हमारा वक्तव्य और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है. ये सब कुछ सीखने का अवसर मिला होगा. जीवन सीखने का नाम है. हम निरंतर हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर अनुभव से सीखते हैं. और आज यहाँ पर जो विषय है वो विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रभावशाली है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान का ये संसार है. हम सभी जानते हैं कि आंकड़ों का संसार है. आंकड़े यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह फैले हुए हैं. सूचनाएं बहुत जगह फैली हुई हैं, लेकिन वे सूचनाएं किस प्रकार से एक स्थान से और एक व्यक्ति से दूसरे हैं, और सही सूचना प्राप्त करना किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस की जो बात है, जो कि इंफॉर्मेशन जो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे उसके बारे में विद्यार्थियों ने उसके बारे में कहा. और कही कि हम चाहेंगे कि विद्यार्थियों की तरफ से भी हमारे पास बहुत सारे, बिल्कुल सही है कि आप जेनजीज इनको कहा जाता है, यंग माइंड्स हैं, यंग थॉट्स हैं. आपके पास ऐसे बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं जिन सुझावों के द्वारा आप इस प्रक्रिया और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी बात कह सकते हैं. तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है राधा रतूड़ी मैम से, विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर यदि आप विद्यार्थियों से प्रविष्टियाँ आमंत्रित करते हैं जिसमें वो अपने केवल सुझाव लिखकर भेज सकें, ओनली द रिटन डॉक्यूमेंट्स, देन इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड ईजीली एक्चुअली.
And it is very essential that all the colleges and the universities who have been sending their participants, they should first conduct intra-college competition among the students of their own colleges and universities, so that we can get the best of representation. अपने अपने महाविद्यालयों में अगर आप 40 या 20 प्रतिभागियों के बीच में अपने विचारों को रख कर, और जिसने सबसे अच्छे रखे फिर वो अपने विद्यालय को, विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करता है, तो ये उनके पूरे के पूरे महाविद्यालय का एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इतने बड़े मंच पर आकर अपनी बात को बहुत सरलता से रखा। भाषा हमारे लिए कभी भी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ जस्ट अ मीडियम, जिस भाषा में भी आप अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रभावशीलता से अपनी बात को रख सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली वीसी मैम and Dr. Radha Vaturi ma'am, as well as Dr. Chetna Pokhriyal and Dr. Aditi for inviting me here. It was a real pleasure to listen to the young minds. Thank you. Thank you everyone. For coming here and expressing your views about the debate. So let's cut to the chase. So we have the best speaker. So the third best speaker is Swati. Swati, could you please come up on stage? Swati is from Siddharth Law College, Dehradun. I request all the judges and dignitaries